हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 7। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पर डिस्कस करने वाले थे। आज का जो हमारा टॉपिक में डिस्कस करने वाले थे यूरिन। एक्चुअली में यूरिन के बारे में देखना है। ठीक है, यूरिन क्या होता है। ठीक है, अब ये यूरिन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअली में यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है, कैसे उसका मतलब कैसे इसको एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्चुअली में यूरिन कहाँ से फिल्टर होता है वो हम लिखना है। ठीक है, यूरिन कहाँ से फिल्टर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यूरिन को कि फिल्ट्रेट इन lower part of collecting duct। ठीक है, फिल्ट्रेट इन लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब ठीक है, क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, कहां से फिल्ट्रेट होता है, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा है, यूरिन फिल्टर होता है। क्लियर है ना। अब क्या देखेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। क्या पॉइंट हमारा बनेगा, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट, अब हम क्या देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, यूरिन की क्वांटिटी। ठीक है, अब हम क्वांटिटी की डिस्कस करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, पर डे 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, क्वांटिटी कितनी होती है यूरिन की, 1.5 से 1.8 लीटर पर डे क्वांटिटी उसकी होती है। ठीक है, देन इसके बाद पूछता है कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो यूरिन का पीएच वैल्यू होती है 6, जो कि लिखते हैं स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच वैल्यू हो गया। देन अगर इसके बाद क्या क्या आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी पीएच का, सॉरी यूरिन का। ठीक है, तो 1.0502 या 051 टू 1.021। ठीक है, कितना होता है 0.15 टू 1.020। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसका, यूरिन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आती है इसकी। ठीक है, क्या था इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, कलर इसका क्या होता है, पेल येलो कलर। ठीक है, कैसा कलर होता है भाई, पेल येलो कलर होता है। और पेल येलो कलर किसके होता है, ड्यू टू अब कौन से होते, एक पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, यूरोक्रोम पिगमेंट। क्या नाम है उसका, यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट है। ठीक है, इस पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा दिखता है, पेल येलो कलर का दिखता है। अब ये यूरोक्रोम पिगमेंट ये किससे बना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से या ब्रेकडाउन में हेल्प करता है क्या होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट्स होता है, जो कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरिन का कुछ कंपोजिशन, मतलब कलर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्चुअली में इसका कंपोजिशन में क्या क्या पार्ट्स फ्लोर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे,
एक्चुअली में जो कंपोजिशन कितना होता है, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, जिनमें से हम क्या लिख देते हैं कि 95% वाटर, ठीक है, 2.6% यूरिया प्लस इनऑर्गेनिक आयंस। अभी इनऑर्गेनिक आयंस कौन से होते हैं? Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, ठीक है, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट etc। ये सब होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी क्या होते हैं, रिलीज आउट करते हैं, प्लस क्रिएटिनाइन प्लस हिप्यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो कंपोजिशन में, यूरिया के कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं? 95% वाटर, 2.6 यूरिया, इनऑर्गेनिक आयंस आपको मैंने बता दिया, क्रिएटिनाइन और हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। इन सब के कंपोजिशन से क्या बनता है? यूरिन बनता है, ठीक है। अब इसका स्प्लिट आउट होता है, ठीक है। तो अब ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता भाई? ये पूछ लेता कि ह्यूमन स्क्रीट कितना करता है पर डे ह्यूमन स्क्रीट कितना करता है? तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट में, ह्यूमन स्क्रीट कितना करता है भाई? 28 ग्राम पर डे। कितना करता है? 28 ग्राम पर डे ह्यूमन स्क्रीट करता है। क्लियर है ना? कंपोजिशन ये हो गया। यूरिन का मेन काम क्या है कि फिल्ट्रेट इन लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। कंपोजिशन में क्वांटिटी कितनी होती है? एवरी डे 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसका पीएच वैल्यू 6 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.015 टू 1.020 या 021 होता है, ठीक है। इसका कलर पेल येलो कलर होता है। कहां से होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट्स, किससे बनता है? ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि हमने देखा कि किसका ऐसा कंपोजिशन क्या होता है और ह्यूमन स्क्रीट कितना करता है। क्लियर है ना? अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा एक्चुअली में यूरिन का फॉर्मेशन, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मलिटी, या क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन, मतलब यूरिन में ऐसा क्या हो जाता है कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना, यूरिन में कुछ और चीज, बहुत सारी डिजीज भी होती है ना यूरिन के साथ साथ। इसलिए देखो बहुत सारी टेस्ट होती है, जब कुछ भी आप कराने जाते हो तो उसमें बोलते हैं यूरिन का टेस्ट करना है। यूरिन टेस्ट करने से भी मतलब क्या रहता है, आपको जो डिजीज होता है यूरिन से भी पता चल जाता है। अब वो पर्टिकुलर कौन सी डिजीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन में कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो एब्नॉर्मल कर देते हैं यूरिन का? यूरिन वैसे भी हमेशा हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। अब उसमें क्या क्या एब्नॉर्मलिटी आ जाती है वो हम चीजें देखेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट, पहला एब्नॉर्मल क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट एब्नॉर्मल, सबसे पहले बारे एब्नॉर्मल की बात करती है ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज।
ठीक है। अब ग्लूकोज की बात यहाँ पे हो रही है, हमने जैसे बोला था कि पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन 100% रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर वो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, वो ब्लड उसके अंदर रहेगा, यूरिन के अंदर ही रहेगा ना, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर ही रहेगा, तो उसका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। क्या कहते हैं, उस हम एब्नॉर्मलिटी डिजीज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है कि ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब यूरिन में ग्लूकोज क्या है, ठीक है। तो अब बात प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि अब ये इंडिकेट क्या करता है, ठीक है। तो इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस। क्या इंडिकेट करता है, डायबिटीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर यूरिन में अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो इंडिकेट क्या करेगा कि अब धीरे धीरे डायबिटीज का खतरा होने लगा, ठीक है। एक पॉइंट इसी पे हम और लिख दे रहे हैं, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसी के अंदर ही रहेगा, रीनल थ्रेशोल्ड। अब ये रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है 180 mg, ठीक है, 180 मिलीग्राम, ठीक है, डायलीटर्स पर डे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक, सॉरी पर डे कह रहे थे, डायलीटर ब्लड। कहने का मतलब क्या होता है कि जो यूरिन में शुगर, यूरिन में ग्लूकोज की क्वांटिटी, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, ब्लड इसके अंदर इंटर आता होता है, ठीक है। अब उसने बोलता है कि 180 से 180 मिलीग्राम पर डायलीटर ब्लड में अगर इससे ज्यादा या इससे यहां तक 180 तक, ठीक है, अगर होता है तो डायबिटीज हो जाएगा, अदरवाइज क्या करता है, इससे कम ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही देख रहा है, यही रीनल थ्रेशोल्ड क्या करता है, बस इसी पे इतना रोकना चाहता है, अगर इससे ज्यादा या इतना हो जाएगा तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस डिजीज कॉज कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्लूकोज के प्रेजेंस से, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोसोरिया, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्लियर है ना। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बी, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया। अब अगर बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है, मतलब वहां नेफ्रॉन के अंदर या इस प्रोसेस में, ठीक है, यूरिन में अगर आ जाता है क्या, कीटोन, ठीक है, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज, ठीक है। और कीटोन बॉडीज को हम एब्नॉर्मलिटी में लिखते हैं कीटोनोरिया, कीटोनोरिया। अब कीटोनोरिया क्या रिप्रेजेंट कराता है भाई, कीटोनोरिया मतलब कि क्या हो जाएगा, यूरिन में कीटोन का होना, कीटोन इन यूरिन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यूरिन में अगर कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमको कैसा दिखेगा, तो दिखता कैसा है, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, ठीक है। अगर कहने का था, अगर हमारे यूरिन में क्या हो जाएगा, कीटोन अगर वहां पे पहुंच जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अगर यूरिन के थ्रू कीटोन भी अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। और ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब ये तो इंडिकेट क्या मतलब होता है कि प्रोलॉन्ग, मतलब ये तब होगा, कीटोन तब यूरिन में जाएगा जब हम ज्यादा समय तक क्या हो जाएंगे, भूखा रहे या फास्ट रहे, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, मतलब ज्यादा समय या लॉन्ग टाइम तक हम क्या रहे, कुछ खाए पिए ना,
ठीक है। जब कुछ खाए पिएंगे नहीं तो जो बॉडी के अंदर जो कीटोन होता है उसको ब्रेक डाउन होगा, और जब कीटोन का ब्रेक डाउन होगा तो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन, कीटोन से हो गया कीटोन एरिया। ठीक है, नाउ थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्या जाता है, अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है, ठीक है, तो प्रोटीन है तो उसकी मतलब उसका जो मतलब जो नाम आएगा प्रोटीनूरिया। ठीक है, और एक्चुअली में जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन है तो इसका भी जैसे प्रोटीन एरिया हो गया वैसे हो जाएगा एल्ब्यूमिनूरिया। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है भाई, ये तो हो गया कीटोन इन यूरिन, तो इसमें भी लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा भाई, प्रोटीन इन यूरिन। क्या हो जाएगा, अगर यूरिन में प्रोटीन हो जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम करेगा, ये इंडिकेट्स करता है नेफ्राइटिस। क्या इंडिकेट्स करता है, नेफ्राइटिस एक डिजीज है। ठीक है, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स नेफ्राइटिस, इंडिकेट्स नेफ्राइटिस। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास ग्लूकोज से ग्लूकोसोरिया, ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस। अगर ठीक है, कितनी रीनल थ्रेशोल्ड होती है, 180 मिलीग्राम डायलिटर्स ब्लड में, ब्लड लिख सकते हो। ठीक है, और अब क्या होता है, कीटोन अगर बॉडी में होता है तो कीटोनूरिया हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप नोट आउट करिए, इसके बाद हम 4th पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, आप इसको नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एबनॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट हो गए हमारे एबनॉर्मल के। नाउ फर्स्ट पॉइंट, अगर यूरिन में कभी कभी देखा होगा, यूरिन की एक्सक्रीट आउट करते करते ब्लड आ जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, यूरिन में अगर ब्लड आ जाए, वो भी प्रोसेस होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन से हो सकते हैं, या कहीं कुछ कटने की वजह से हो सकता है, या कुछ यूरेटर्स में या अडरी ब्लेडर्स में। ठीक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू ब्लड आ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नाउ सी, ए बी सी हो गया डी। ठीक है, तो अगर हम क्या लिखेंगे, ब्लड, इसको बोलते हैं हम हेमेच्यूरिया। ठीक है, हेमेच्यूरिया इन ब्लड, सॉरी इन यूरिन। ठीक है, अगर ब्लड मतलब हेमेच्यूरिया, ठीक है, मतलब वही ब्लड का कुछ पार्ट, ब्लड पूरी तरह से ब्लड नहीं जाता है, ब्लड के कुछ पार्ट यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसको बोलते हैं हेमेच्यूरिया। ठीक है, अगर ब्लड निकल रहा है बाहर, ठीक है, यूरिन के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, हेमेच्यूरिया, एब्नॉर्मलिटी है। ठीक है, नाउ ई अब क्या आता है कि अब हम बात करते हैं कि अगर कहीं कहीं आपने देखा होगा क्या निकल जाता है भाई, हीमोग्लोबिन निकलने लगता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनेरिया, इसका मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन इन यूरिन। हीमोग्लोबिन में क्या है, यूरिन में क्या है, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ये डिजीज हो जाएगा। नाउ दूसरी डिजीज होती है, अब क्या आता है भाई, अब इसके बाद आता है तो हीमोग्लोबिन हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पाइलूरिया, एक हम नाम लिख देते हैं पाइलूरिया। पाइलूरिया का मतलब क्या होता है
कि पस सेल्स इन यूरिन, पस सेल्स इन यूरिन। अब ये क्या होता है कि जाहिर सी पता, आप बोलते हैं पस सेल्स, पस तो मान लीजिए अगर कोई मतलब कोई अगर कोई दाना हुआ, ठीक है, तो बॉडी के आउटर बॉडी पे होता है, मतलब बाहर बाहर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पस सेल्स इन यूरिन में मैंने बताया, तो कभी कभी क्या होता है यूरेटर्स में, अंडर में कहीं भी कुछ छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें जो पस का स्क्रीट आउट होगा, जो फिर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वो पस आकर के ब्रेक डाउन होगा तो कहाँ पे जाएगा, उसका स्क्रीट आउट कहाँ से होगा, वो जाकर के यूरिन में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद उसका स्क्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, उसको पाइलूरिया बोलते हैं, ठीक है, पस सेल्स इन यूरिन, ठीक है। नाउ लास्ट है EF, ठीक है। अब क्या मतलब होता है एल कैप्टोनेरिया, ये आपका क्या है एल कैप्टिनोरिया, एल कैप्टोनेरिया, एल कैप्टोनेरिया नोरिया, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके जो क्या होता है एल कैप्टोन पाया जाता है यूरिन में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कैसी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एल कैप्टोन इन यूरिन, यूरिन में क्या पाया जाता है एल कैप्टोन पाया जाता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है एल कैप्चुलेरिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या करता है, नॉन एजिसिड, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक यूरिन, ब्लैक यूरिन डिजीज, किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक यूरिन। कभी कभी देखा होगा कि जो यूरिन होता है उसका कलर कैसे दिखने लगता है, ब्लैक कलर का। तो जब ब्लैक कलर का हो जाएगा तो समझ जाना क्या हो गया एल कैप्चुलेरिया, जो कि ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी तक इतना ही, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के बारे में, ठीक है, डिस्कस हो गया, ठीक है। अब हम एक्चुअली में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो हो गया होगा आपका, अब हम क्या देखेंगे कि यूरिन को मैंने वैसे भी बोल दिया था, कैसा होता है यूरिन हाइपरटोनिक होती है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि इसकी टोनिसिटी कितनी होती है, ठीक है, टोनिसिटी, तो वो आपको डिस्कस है, आप रिटर्न में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, हमारा मतलब मेन थिंकिंग यही है कि आपको कुछ छूटे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोनिसिटी ऑफ यूरिन, क्या पॉइंट बनेगा हमारा, टोनिसिटी ऑफ यूरिन, ठीक है। तो टोनिसिटी ऑफ यूरिन में हम क्या लिख सकते हैं, हाइपरटोनिक, कैसा होता है, हाइपरटोनिक यूरिन होता है, ठीक है। अब कितना टाइम होता है, अप टू 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन, अप टू 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड ब्लड, ठीक है, अप टू 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, देन, ठीक है, कंसंट्रेटेड, देन प्लाज्मा, सॉरी, देन प्लाज्मा, प्लाज्मा से अप टू 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड होता है यूरिन, टोनिसिटी आप इसलिए उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोनिसिटी के बारे में। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, कुछ जो ज्यादा क्वेश्चंस पेपरों में जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत छोटा सा लॉजिक है, आपको बस ऐसे दिमाग में समझ आना, आपको पूरा सा लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम यार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म,
ठीक है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, अब हमने इस पार्टी में मैंने बता दिया कि यूरिन टॉक्सिसिटी होती है, सॉरी यूरिन कैसा होता है, टॉक्सिसिटी तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं, यूरिन की टोनिसिटी की बात करें कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में फटाफट इसके कुछ हम पॉइंट्स लिखते चलते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं मेमस की, ठीक है, तो मेमस प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, मेमल्स प्रोड्यूस हाइपरटोनिक, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है कि मेमल प्रोड्यूस हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या होगा भाई, यूरिन ही तो होगा, मतलब मोर कंसंट्रेशन यूरिन, ठीक है, हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं कि इसकी एम क्या है, हमारा मतलब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक्चुअली में एम क्या है, ठीक है, तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब ये जो हाइपरटोनिक यूरिन होता है इसके फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये तो हमारा एम हो गया, हमको बस फॉर्मेशन करना है हाइपरटोनिक यूरिन का, ठीक है। अब इसके लिए ये दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स ही क्या करता है, ऑपरेट करता है, तो ऑपरेट्स थ्रू टू पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स की ऑपरेट करता है, तो ऑपरेट्स थ्रू टू पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स ऑपरेट करता है, नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो दो पार्ट्स ऑपरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। क्या पहला पॉइंट है, काउंटर करंट मल्टीप्लाइज, काउंटर करंट मल्टीप्लाइज, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लाई। अब ये काउंटर करंट मल्टीप्लाइज क्या होती है, अब एक्चुअली में ये इंडिकेट्स क्या करता है या क्रिएट क्या करता है, ये चीज आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये क्रिएट्स करता क्या है भाई, क्रिएट्स ठीक है, क्रिएट्स। अब ये क्रिएट्स करता क्या है भाई, ये मैं बात हो रही है, देखो दो चीजें बात हो रही है कि ये एक्चुअली क्रिएट्स क्या करेगा, तो क्रिएट्स करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कहां पे क्रिएट करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेडुला में क्रिएट करेगा, कहां पे, मेडुला में, ठीक है। अब एक्चुअली में ये काउंटर करंट मल्टीप्लाइज तो क्रिएट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुला में। अब बात ये हो रही है कि एक्चुअली में ये वर्क कहां पे करेगा, ये मतलब प्रोसेस ये चलेगा कहां पे, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टू लिम्ब्स ऑफ, क्योंकि देखो मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है, लूप्स ऑफ हेनले, अभी कलेक्टिंग नट्स का कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो टू लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्लियर है ना। तो लूप्स ऑफ हेनले के जो दोनों लिम्ब्स होते हैं उनसे क्या होता है, वही क्रिएट करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुला में, मेडुला को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट कर दिए हैं तो अब कोई आएगा क्या करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए आएगा, ठीक है। ये तो क्रिएट कर दिए ना, अब मेंटेन करने के लिए कौन आता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा, काउंटर करंट एक्सचेंजर, क्या आएगा, काउंटर करंट एक्सचेंजर, नो सेकेंड पॉइंट, मतलब इसी का सेकेंड है, ये मान लीजिए हमने ए मान लिया, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है। अब ये क्या करता है,
ये करता है मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये मेंटेनेंस किसको करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पे करता है भाई बताओ? ये तो मेडुला में कर रहा है, तो वो कहां पे करेगा बताओ? कहां पे करेगा वो? मेंटेनेंस कहां पे करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? जब ये क्रिएट्स जहां पे करेगा वहां पे वो मेंटेन भी करेगा, ठीक है, इन मेडुला, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअली में बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट मतलब होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। एक्चुअली में हमने क्या देख लिया, एकदम नॉर्मल एक ओवरऑल व्यू देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा मेमल्स प्रोड्यूस करता है हाइपरटोनिक यूरिन्स। एम क्या है? हमको फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन का हमारा एम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का एम है, और उसके दो पार्ट्स ऑपरेट्स करते हैं। नाउ फर्स्ट काउंटर करंट मल्टीप्लाइज, इसकी क्या करता है? ये क्रिएट्स करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुला में, और एक हमारे पास होते हैं जो एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए थे टू लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लाई, जो क्रिएट्स करने के लिए जो कौन काम होंगे, क्रिएट्स करने के लिए कौन से पार्ट्स होंगे? तो टू लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, और एक्सचेंजर के लिए होंगे टू पार्ट या टू सेगमेंट्स ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है। तो अब क्या बात हो रही कि लूप्स ऑफ हेनले के टू लिम्स हैं और टू सेगमेंट्स है वासा रेक्टा के, ठीक है। ये दोनों का काम है क्या करना? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करना, मेंटेन करना। एक क्रिएट्स करता है, दूसरा मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है ना? अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको हम फिगर में देख लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं भाई? टू लिम्स ऑफ, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो हमने रीएब्जॉर्प्शन देख लिया था क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा हाइपरटोनिक होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पहले बात किया जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, कोई भी प्रोसेस आता है, कोई भी यूरिन मान लीजिए फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल्स में आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू बोमन कैप्सूल में फिल्टर होकर यूरिन आया, और यहाँ आने के बाद ये कैसा हो जाता है? आइसोटोनिक रहता है, आइसोटोनिक इन प्लाज्मा। किसमें रहता है? पीसीटी में, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो यूरिन होता है आगे पास होता है, ठीक है। यहां से फिर क्या होता है? कुछ वाटर रीएब्जॉर्ब मतलब बाहर चले जाते हैं मेडुलर इंटरस्टिशियम के थ्रू, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब यूरिन पास होता है तो जब यहाँ पे कुछ जो आइसोटोनिक कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है उसमें से फिर से वाटर बाहर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ आने के बाद यहाँ वो कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। कैसा हो गया? यूरिन हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से रिपीट, फिर जब ये हाइपरटोनिक से फिर से ये क्या हुआ? यूरिन पास आउट हुआ, ठीक है। यूरिन पास होने के बाद यहाँ से फिर से NaCl असेंडिंग लिफ्ट में, ठीक है, असेंडिंग लिफ्ट से क्या हो गया? NaCl फिर से बाहर चला गया मेडुलर इंटरस्टिशियम के थ्रू, ठीक है। फिर जब जाहिर सी बात है इसके अंदर से हाइपरटोनिक था, इस हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में से फिर से कुछ सब्सटेंस कहां चला गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू बाहर चला गया, जिसकी वजह से फिर से एक ऐसा हो गया यूरिन हाइपोटोनिक हो गया। ऐसा हो गया भाई? हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपोटोनिक के बाद
ये जाता है यूरिन कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा, और फिर से कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, वाटर को फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के थ्रू छोड़ता है। फिर से अब इस कंसंट्रेशन के बाद जो इसके पास यूरिन है, ठीक है, वो कैसा है जाता है, फिर से हो जाता है हाइपरटोनिक। ठीक है, तो सीधे सीधे बात ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जब ये प्रोसेस ऐसे चलता है, मूव करता है, तो एक्चुअली में वो रह जाता है क्या, हाइपरटोनिक से। क्लियर है ना, तो हाइपरटोनिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। ठीक है, कैसे इसका प्रोसेस होता है फटाफट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी बिहाफ पे हम एक वो फिगर और बना लेते हैं इसी के अंदर से। आपको ये समझ में आया होगा हाइपरटोनिक कैसे होता है। चलो, ठीक है, अब इसी पे हम एक फिगर और थोड़ा सा जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से निकलता था क्या था हमारे पास, इफरेंट आर्टिक्यूल। ये ऐसे इफरेंट आर्टिक्यूल मूव करता है, ठीक है, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और फिर यहां से होता हुआ ये यहां पे गया। ठीक है, यहां पे गया, फिर यहां गया, यहां गया, ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए ये यहां से गया और ये यहां से आ गया। ठीक है, ये गया, ठीक है, और ये फिर यहां से आ रहा है। ठीक है, और ये गया इसके पास। ठीक है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है ये तो इतना तो इफरेंट आर्टियोल था, और उसके बाद आगे चलकर इसका नाम बदलता चला गया। इसका क्या नाम हो गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये पूरा का पूरा जैसे नेटवर्क जैसा बन गया ना। तो अभी तक ब्लड मान लीजिए कैसा, यूरिन कैसा आ रहा था, इस तरह से आ रहा था। इसका नाम क्या था इस वाले प्रोसेस का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये कौन सा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट वर्क कर कौन कर रहा है, उसके अपोजिट कर रहा है ग्रीन वाला पार्ट्स, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये कैसा होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो फटाफट, इसमें ये देख लीजिए कि देखो इधर से ये जो इधर से ब्लड होता है ना, ब्लड ऐसे ऐसे पीसीटी से होता हुआ कहां पहुंच गया, डीसीटी के पास। डीसीटी के पास ऐसे ब्लड ये मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे 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 ये ऐसे क्लच हो गया। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, कहां पहुंचा, ये देखिए इधर से इस मतलब जो लूप ऑफ हेनले जो डिसेंडिंग था, इसमें ब्लड ये इस तरह से जा रहा है और वासा रेक्टा में जस्ट उसके अपोजिट आ रहा है। तो कहने का मतलब होता है इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लूप्स ऑफ हेनले और, ठीक है, और किसमें होता है, लूप्स ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में जो भी फ्लूइड मटेरियल्स का फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है, वही करंट क्या होते हैं, वही काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन वासा रेक्टा में जो फ्लूइड और जो लूप्स ऑफ हेनले में जो फ्लूइड होते हैं, वो जो फ्लो करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे क्या होता है कि हमने बताया था कि यहां से क्या होता है, NaCl निकलता है। ठीक है, यहां से मान लीजिए हमने NaCl दिखाया था। ठीक है, NaCl, ठीक है, और ये NaCl आकर के इस वासा डेटा के अंदर इंटर कर जाता है। मतलब इधर से गया है ना, ये इसके अंदर से आ गया, तो इसके अंदर NaCl पहुंच गया। ये NaCl ऐसे ट्रेवलिंग करता है, किसके अंदर से, वासा रेक्टा के अंदर ऐसे NaCl ट्रेवलिंग किया, और NaCl फिर से आकर के मेडुला में इसको क्या करके छोड़ दिया। ठीक है, अब ये NaCl, अब उसके बाद इसका काम क्या है, यहां से क्या निकलता था, इस वाले पोर्शन से इधर से निकलता था H2O। ठीक है, अब ये NaCl को क्या, इधर से H2O गया, तो ये H2O क्या होता है,
इस वासा रेक्टा के अंदर इंटर कर जाता है और ये NaCl इसके अंदर इंटर कर जाता है। तो ये होता है बैलेंस। बैलेंस कैसे मतलब होता है कि इधर से NaCl आने के बाद मतलब डिसेंडिंग लिप्स वासा रेक्टा क्या हो जाता है, सॉरी असेंडिंग लिप्स ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जाता है वो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा के अंदर इंटर करता है, ठीक है। वो आगे चलकर ट्रेवलिंग करता हुआ कहां पहुंचता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर से जो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले से जब वाटर एक्सक्रीट आउट होता है, मतलब बाहर जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, तो उसके द्वारा जो असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा से NaCl बाहर जाता है उसको मेंटेन कर देता है। मतलब एकदम से कह सकते हो कि जो इधर से NaCl और इधर से वाटर दोनों ना कहीं दोनों से करेक्शन होता है वासा रेक्टा और लूप्स ऑफ हेनले का, ठीक है। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं इसलिए उसको वो क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का मतलब जो आगे का पॉइंट है आपको उसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको एक बार लर्न कर लेना है, रटना नहीं है, आपको इसको समझना है, ठीक है। आप इसको समझिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और ज्यादा से क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, तो ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।